आज मैं मदर डे पे अपनी माता भारत माता भारत देश के साथ मन की बात करना चाहता हूँ। भारत संवैधानिक देश है। यहाँ एक संविधान है, उसी संविधान के हिसाब से देश चलता है। ये भारत की विशेषता है। यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा बनाया हुआ ऐसा तंत्र जिससे कि ये देश वर्किंग करता है। आज हम टीवी पे जब भी देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, तो मैं सबसे पहले मन की बात के अंदर आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये वर्ड संविधान के हिसाब से मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है कि हम सभी भारत के लोग इकट्ठे हैं, ना कि भारत बटा हुआ है, डिस्टेंस में है, दूरी में है। तो जो कोविड-19 की बात करते हैं, कोरोना महाबीमारी की बात करते हैं हम, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआत में बात करी, लॉकडाउन किया, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है। सोशली तो इस वक्त पे इतनी बड़ी बीमारी के साथ हमने अगर टक्कर लेनी है तो डिस्टेंस से नहीं ले पाएंगे हम। तो हमारी एकता ही इस बीमारी के साथ टक्कर लेने में हमें मजबूती देगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बात करना चाहता हूं अपने मन की बात में कि हमारी नीयत और नीति ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ गई हैं। मैं मन की बात के अंदर जो देश में प्रधानमंत्री से लेकर एक पैदल चलने वाला नागरिक सब बराबर के अधिकार रखते हैं। जब सब हम बराबर के अधिकार रखते हैं तो सबकी नीयत और नीति जब तक एक नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो मैं नीति के बारे में जो बात कर रहा हूं वो तकरीबन आज 45 दिन के करीब हो चुके हैं लॉकडाउन को। 25 तारीख से शुरू हुआ था और आज 45 दिन हो गए हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उससे पहले ये बीमारी 3 महीने पहले की एंटर कर चुकी थी देश के अंदर। जनवरी में केस आ चुके थे, शायद दिसंबर लास्ट में या जनवरी में। तो जब हमारे देश में ये बीमारी पहले एंटर कर चुकी थी और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि ज़्यादातर विदेश यात्रा पर भी रहते हैं, क्या उनको पता नहीं था ये बीमारी बाहर से आ रही है और देश में लोग लगातार बाई एयर उस बीमारी को लेकर ट्रेवल कर रहे हैं? क्या उनकी जांच तरीके से हो पा रही थी? शायद नहीं, क्योंकि फरवरी में जब ट्रंप जी आए तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हजारों लोग उनके स्वागत में इकट्ठे हुए। तो हमारी
जो नीयत है वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ रही है, क्योंकि अगर हमारी नीयत ठीक है तो क्या इतने बड़े देश के, भारत देश की सीआईडी, बड़ी बड़ी संस्थाएं, क्या वो सो रही थी? क्या वो जागरूक नहीं थी? क्या इतनी बड़ी बीमारी के लिए उनकी आंखें बंद थीं? मुझे नहीं लगता। कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है और उसकी जिम्मेदारी आज मन की बात के अंदर मैं चाहता हूं कि जो जितना बड़ा जिम्मेदार है वो उतनी जल्दी जिम्मेदारी इसको ले कि हमसे गलतियां हुई। अगर हमारी नीयत भी ठीक थी तो भी कहीं ना कहीं नीति हमारी ठीक नहीं थी शायद, जिसकी वजह से आज ये हालात देखने पड़ रहे हैं। मन की बात जब हम करते हैं, पहले भी देश में कई बार हो चुकी है, तो गरीबों के मन की बात होनी चाहिए। आज हम क्या देख रहे हैं, गरीबों के साथ क्या हो रहा है। जब दिल्ली में गरीब जनता बस अड्डे पर पहुंची और हजारों की भीड़ नजर आई, तो दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की आंखें खुली कि ये क्या हो गया। हम तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे जो कि फिजिकल होनी चाहिए थी, और लोग सड़क पे आ गए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लोगों के मन की बात को समझ नहीं पाए और जल्दबाजी में हमने लॉकडाउन कर दिया। क्या ये लॉकडाउन कुछ दिनों की दूरी पे भी किया जा सकता था, या इसके और भी कई उपाय हो सकते थे? जरूरत थी फिजिकल डिस्टेंसिंग की, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों के मन की बात को तो हमें पहचानना चाहिए था कि इतनी बड़ी महाबीमारी जिसका हमने इतना प्रचार किया कि हमें एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना है, तो जब हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है तो फिर हम उसके लिए तैयार क्यों नहीं हो पाए? हमें तैयारी करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मन की बात करनी पड़ेगी। मन की बात के अंदर हमें जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर हम सच्चे देशभक्त हैं, हमें महसूस कराना पड़ेगा जनता को कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। और मेरे को तो कई बार दुख होता है कि हमारे यहाँ पर बहुत कम मात्रा में टेस्ट हो रहे हैं। मैंने देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को भी इससे अवगत कराने की कोशिश करी। तकरीबन 1 महीना पहले, जो मेरे मन में है, मैं बात करते हुए कहीं ना कहीं डर भी महसूस कर रहा हूं। हो सकता है बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को लगे कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है। मज़ा उसमें आता है अगर कहीं चूक हुई है तो उस गलती का एहसास करो और उसका सुधार किया जाए जल्दी से जल्दी। तकरीबन 1 महीना पहले मेरे मन में आया
उन दिनों में हमारे देश में शायद 10,000 के आसपास भी टेस्ट नहीं हो पा रहे थे पर डे, जबकि 135 करोड़ हमारी जनता, 135 करोड़ की जनता, जिसमें तकरीबन लगभग 50,000 से ऊपर, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से शायद 54,000 लगभग बात कर रहा हूँ, हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा कम भी हों आंकड़े। तकरीबन हमारी उम्र 25,000 दिन है। 25,000 दिन अगर हम 365 एक साल में दिन होते हैं और उसको 68.5 साल से गुणा कर दें तो तकरीबन 25,000 दिन हो जाते हैं। यानी कि 25,000 की जहाँ पर आबादी होगी वहाँ पर एक डेथ होती है, तो 1 लाख की आबादी पर 4 डेथ होती हैं और 1 करोड़ की आबादी के ऊपर 400, यानी कि 135 करोड़ को हम 400 से गुणा कर दें तो ये 54,000 हो जाते हैं। हमारे देश के अंदर 54,000 लोग लगभग रोज मौत होती है। उसका कारण एक्सीडेंट भी है, नेचुरल डेथ भी है, बीमारियों से भी डेथ है, सुसाइड से भी है, आपसी झगड़ों से भी है, कई कारण हैं। तो मैं ये फिगर सबके सामने इसलिए लाना चाहता हूं कि 54,000 डेथ रोज होती हैं अगर, तो मैं कहता हूं इसमें से अगर 10% डेथ पिछले 1.5 महीने में कम भी हो गई हों, क्योंकि अब एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, पोल्यूशन की दिक्कत नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, उस वजह से भी हो सकता है कुछ डेथ कम हो रही हों, लड़ाई झगड़े भी कम हो रहे हैं, सुसाइड भी कम हो रही हैं, तो लगभग अगर 49-50,000 डेथ रोज अब भी होती होंगी तो क्या हम उनको टेस्ट कर पा रहे हैं कि वो डेथ किस कारण से हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं देश के अंदर, क्योंकि ये बीमारी तो जनवरी फरवरी में अपने पैर जमा चुकी थी, क्योंकि थी उस वक्त थोड़ी मात्रा में तो हमारे सामने नहीं आ पा रही थी, और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि हमारे टेस्ट कम हो रहे हैं इसलिए वो सामने नहीं आ पा रही। अगर सामने नहीं आ पा रही तो हम ये नहीं कह सकते कि जिन डेथों को हम 50,000 के करीब हो रही हैं, क्योंकि अभी तक हमारी मैक्सिमम मेरे ख्याल 80,000 के आसपास हम पहुँचे हैं अब 45 दिन के बाद डेली टेस्ट करने पे, और तकरीबन ये रेशो 3.5-4% के बीच में आ रही है। जितना भी हम टेस्ट करते हैं उसका 3.5-4% के बीच में हमारे पास मरीज सामने नज़र आ जाते हैं। जब टेस्टिंग ही कम है तो मरीज तो सामने कम ही नज़र आएंगे। अब इतने बड़े देश के अंदर अगर कहीं जहाँ पर हम चेक ही नहीं कर पा रहे, हम समझ रहे हैं कि नेचुरल डेथ हो रही है, हर बंदा हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाता है, और अगर हॉस्पिटल पहुँच भी जाता है और लास्ट टाइम पे डेथ डिक्लेयर भी कर दी जाती है तो उसका टेस्ट ही नहीं किया जाता कि उसका कारण क्या था। अब वो हो सकता है अगर आज 50,000 भी डेथ हो रही हैं तो हो सकता है 5 या 10,000 मौतें कोरोना करके हो रही हो जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इस पे मुझे 1 महीने पहले से शक था कहीं ऐसा ना हो रहा हो। अभी 2 दिन पहले मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया, उसका आगे किसी कोई दोस्त है दिल्ली में,
उसकी फैमिली की कोई डेथ हो जाती है तो वहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने उसको पैक करके दे दिया। उसके घर वाले माने नहीं, उन्होंने मना भी करा। अभी रिपोर्ट आई नहीं थी शायद कि इसको कोरोना की वजह से हुई है या वैसे हुई है, डेथ का रीज़न शायद उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जिद करी और वो डेड बॉडी को लेके आ गए। जब वो डेड बॉडी को लेके आ गए तो हमारे जो रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से उसके मुंह में गंगा जल भी डाला गया, और गंगा जल डाला, उसको थोड़ा बहुत टच भी किया होगा, सब कुछ किया होगा। तब तक उनको पता नहीं था कि इसकी रिपोर्ट क्या है। उन्होंने उसका संस्कार कर दिया। बाद में उन्हें पता चला कि उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट थी। अब जब पॉजिटिव रिपोर्ट थी, अब वो परेशान है, ना किसी को बताने के लायक है, ना मैं बता पाऊंगा उनके बारे में, क्योंकि हमारी जो सरकार है पता नहीं किसको कहाँ परेशान करना शुरू कर दे, पता भी नहीं चलता। हम प्रॉब्लम की जड़ में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब वो परेशान है परिवार, और वो फिजिकल डिस्टेंसिंग को रखते हुए अपने ऊपर निगाह रखे बैठा हुआ है, कहीं उसका इफेक्ट हमारे ऊपर तो नहीं आ गया। तो मैं इस समस्या को मन की बात के अंदर सब पूरे देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं कि आज जितनी भी मौतें हो रही हैं, कृपा करके उनके टेस्ट करवाओ हॉस्पिटल ले जाकर कि इसका कारण क्या है, क्योंकि वैसे भी इस बीमारी से लड़ना है हमने, इसके साथ जीना पड़ेगा जब तक कोई इसकी वैक्सीन तैयार नहीं होती, इंजेक्शन तैयार नहीं होता। उसको साल 6 महीने या ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सब समझ चुके हैं इस बात को, और ये इतनी भयंकर भी नहीं है। इसकी डेथ 1-1.5% ही नज़र आ रही है, और ये जो 3-3.5% हो भी रही है देश के अंदर, तो वो भी देखते हैं तो पता चलता है कि कोरोना के साथ साथ उसको हार्ट की भी ट्रबल थी, किडनी की भी ट्रबल थी, कैंसर भी था, और कई बीमारियां भी थी, और साथ में ये महाबीमारी भी लग गई, उसकी वजह से डेथ हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली कोरोना की वजह से ही डेथ हो रही हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो डेथ हो रही हैं उनको कोरोना नहीं हुआ है। उनकी डेड बॉडी का संस्कार अलग अलग तरीके से उसको टच भी किया जाता है, और लोग कर भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देश के सामने इस बात को रख रहा हूं कि हमें आज होने वाली हर डेथ को टेस्ट कर देखना चाहिए, क्योंकि हम 80-90 हज़ार पर तो पहुंच ही गए हैं टेस्टिंग में। हो सकता है इससे भी ज़्यादा बढ़ाई जाए, पर जो डेथ हो रही हैं वो चाहे 40,000 हो रही हैं, 50,000 हो रही हैं, मुझे फिगर के अंदर फंसा मत देना भाइयों, कि किसी ने हिम्मत करके अगर बात को सामने लाने की कोशिश करी तो किसी कानून के अंतर्गत इसको फंसा दिया जाए। लेकिन ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में शायद 68.5 साल से ज़्यादा की एवरेज उम्र नहीं है, जिसको मैंने आधार बनाकर बात कर रहा हूँ। कैलकुलेशन में मेरी में कहीं गलती नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा, कहीं ये अंदर ही अंदर बीमारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं देश के अंदर, ना ही कर पाएंगे शायद, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर काम शुरू किया जा चुका है और करना भी पड़ेगा। हमें घबराना नहीं है इस बीमारी से। हमें डिस्टेंसिंग के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ हमें इसके साथ जंग भी लड़नी है। लेकिन जंग लड़ते वक्त मैं देश की सरकार, भारत माता की सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूं,
कि ये बहुत मुसीबत का वक्त है, इसमें प्यार बांटो, नफरत नहीं। हम नियत की जो मैं बात कर रहा था, वो कहीं ना कहीं जब दिल्ली के अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग टूट गई, लोग सड़कों पर आ गए और बस अड्डों में हजारों की संख्या में आपने देखा ही होगा, तब फटाफट मीडिया ने निजामुद्दीन की तरफ मुंह कर लिया। बरगज में इतने लोग इकट्ठे हो गए। मैं उसको डिफेंस नहीं कर रहा हूं किसी मुसलमान भाइयों को, लेकिन उस वक्त मीडिया ने गलत रोल अदा करा। अपनी गलती को छुपाने के लिए उधर की तरफ मुंह कर दिया, और अब भी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अभी मैं 3-4 दिन पहले भी है ना पीओके की बात सुन रहा था। जब हमसे मजदूर भाई नहीं संभले, लोग सड़क पे आ गए और मजदूरों ने पलायन पैदल ही करना शुरू कर दिया, तो पीओके की बात करनी शुरू कर दी हमने। हमें कभी पाकिस्तान नजर आता है, कभी मुसलमान नजर आता है। ये वक्त कोरोना से लड़ने का है, शायद हम भूल गए हैं। हम प्यार बांटें। इस देश को आज जरूरत है प्यार की, एकता की। हम भारत के लोग, जहां से संविधान शुरू होता है, हम भारत के लोग, वहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी की बात नहीं की गई है। हम भारत के लोग, हम सब इसके मालिक हैं। हम सब इकट्ठे हों और प्यार के साथ आपसी भाईचारे को बढ़ाएं, नफरत के बीज अपने मनों में से निकाल दें। शायद कोरोना उस परमात्मा ने, गॉड ने, रब ने, राम ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने शायद इसीलिए तो नहीं भेजा कि हम सुधर जाएं। ये सबको हो रहा है, ये किसी को माफ नहीं कर रहा। अरे एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, बरगज पे बातें जो करी थी ना जिन्होंने, इतने हजार आदमी, आप उनके जितने टोटल थे ना 1000, उनमें से पता भी करो कि उनमें से कितने ठीक होके जा चुके हैं, उनकी डेथ रेशियो कितनी है। किसी एक समुदाय को कभी आप नांदेड़ के ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं कि वहां के लोग आ गए हैं पंजाब में, कभी मजनू के टिल्ले की बात करना शुरू कर देता है हमारा मीडिया। अरे भाई, ना बरगज में, ना मजनू के टिल्ले में, ना नांदेड़ में। और मैं तो योगी जी से पूछता हूं, आप क्या करने गए थे वहां पे अयोध्या में इतने लोगों को इकट्ठा करके? कभी सोचा आपने? औरों पर उंगलियां उठाने से पहले हम क्या कर रहे हैं? क्या जब ट्रंप आया हुआ था तब कहाँ थी हमारी फिजिकल डिस्टेंसिंग? कहाँ थी हमारी गुप्तचर एजेंसियां? उन्होंने नहीं बताया था क्या हमें कि हमें टाइम से पहले अलर्ट हो जाना चाहिए? केरल इसी देश में है, वहाँ की सरकार
इसी बीमारी से जूझना शुरू कर चुकी थी, तो क्या हमें पता नहीं था अपने देश में क्या हो रहा है? केरल में तो चालू हो चुका था, बीमारी पैर रख चुकी थी और वहां की सरकार ने अपना उसका उपाय भी करना शुरू कर दिया था। तो क्या देश को नहीं पता था? क्या मन की बात करने वाले देश को भी ध्यान से नहीं देख पा रहे थे कि देश में कहां क्या क्या हो रहा है? आज चैलेंज खड़ा हो चुका है, हमें पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठना पड़ेगा। मोदी जी, किसी भी पार्टी का कोई भी स्कॉलर है, उसको साथ लेकर चलो कि हमने अर्थव्यवस्था को कैसे संभालना है, देश को कैसे संभालना है। इस वक्त सबके साथ की जरूरत है, सबके प्यार की जरूरत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी, हर धर्म को इकट्ठा होना पड़ेगा, हर कास्ट को इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटी कास्ट का नहीं, कोई बड़ी कास्ट का नहीं। ये हमारी बनाई हुई हैं, ऊपर वाले ने नहीं बनाई। ये हमारी गलतियों का परिणाम है। मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। परमात्मा तो ये कहता है, ये मजहब तो हमारे बना लिए हमने अपनी सुविधा के हिसाब से, जिसको अच्छा लगा उसने उससे प्यार करना शुरू कर दिया। लेकिन मजहब अगर दुश्मनी का कारण बन जाए, हेट का कारण बन जाए, नफरत का कारण बन जाए, तो मजहब के ऊपर क्वेश्चन मार्क होना लाजमी है। आज मजहबों में बटा ये देश अपनी जिम्मेदारी को संभाल ले। प्यार की भाषा, हर मजहब के जो धार्मिक आका हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, उनको प्यार की भाषा समझाएं हर एक को कि हमने आपस में भाईचारे को बंटने नहीं देना, हमने भाईचारे को और ज़्यादा मजबूत करना है, तभी देश मजबूत होगा। और जो मैं पहले भी बात कर रहा था ना स्कॉलर्स की, ये हर धर्म के, हर पॉलिटिकल पार्टी के स्कॉलर्स को इकट्ठा होना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में भी इस बीमारी के साथ हमने कैसे दो दो हाथ करके इसको पछाड़ना है। पर कुदरत भी है ना, जब हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वो कोई ना कोई कारण बनकर हमें सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ हिलाती है हमें, और वो कुदरत हमें हिला रही है। अगर हम आज भी नहीं समझे और विकास की बातें करते करते दोबारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के ख्वाब देखते देखते कुदरत के साथ हमने दोबारा से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कुदरत इससे भी बड़ा हमें सबक सिखाए। हमने इसी थप्पड़ से ही सबक सीख लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा। हमने आने वाले वक्त में पॉल्यूशन से कैसे मुक्ति पानी है। विकास करना है, लेकिन ऐसा विकास नहीं करना है। अभी जो मरने वालों की बात कर रहा था ना, हमारी यहाँ की जो जीने की एवरेज है वो कम होने का कारण पोल्यूशन भी है। अभी कहीं टीवी चैनल में भी देख रहा था, अगर पोल्यूशन को हम संभाल लें तो हमारा 3 साल उम्र बढ़ जाए, हमारी सबकी एवरेज। तो हम एक तरफ बचना चाहते हैं, एक तरफ विकास के नाम पे मरना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाकर पता नहीं कहाँ छोड़ना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था
जब मैं अभी छोटा था, एक पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, राजेश खन्ना की। तब हमारी लड़ाई वहां थी, तकरीबन 45 साल पहले। आज हम रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़कर अपनी सुविधाओं को बढ़ाते 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 हर चीज चाहिए, हर एक को चाहिए। जब हर बंदा हर चीज मांगेगा और विकास अर्थव्यवस्था को बढ़ाते बढ़ाते हम अपने लिए कहीं जहर तो नहीं खड़ा कर रहे चारों तरफ सृष्टि के अंदर। ये सृष्टि का चैलेंज हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अभी मैं टीवी चैनल पे भी देख रहा था कि वातावरण शुद्ध होता चला जा रहा है, पहाड़ नजर आ रहे हैं, पंछी आनंदित हैं, नजर आते हैं। पहले विचारों के साथ हमने क्या कर रखा था, कितना शोर शराबा। क्या हम 1.5 महीने के अंदर, जब से लॉकडाउन हुआ है, हमारे अंदर क्या चेंज आया है? क्या अभी भी हम सोचने पर मजबूर नहीं हुए? अरे जिसकी जरूरत साइकिल से पूरी हो चुकी सकती है, क्या जरूरत है मोटरसाइकिल की? क्यों हम अपना खर्चा बढ़ाते हैं? क्यों विकास के नाम पे पोल्यूशन बढ़ाते हैं? सोचना पड़ेगा। आज आवश्यकता है इस सारे संसार को, मैं खाली अपने देश की बात नहीं कर रहा, साथ के साथ इस सारे संसार को विकास के मायने बदलने पड़ेंगे। विकास बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं, विकास बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं, विकास अच्छी सेहत का होना चाहिए, अच्छी मानसिकता का होना चाहिए। विकास करना है तो हेट खत्म करो, प्यार पैदा करो। आज विकास का मायना हमें बदलना पड़ेगा। उस विकास को छोड़ना पड़ेगा जिस विकास के चक्कर में रह के हमने इस सृष्टि को, इस नेचर को खराब करने की कोशिश करी और कोरोना गिफ्ट में ऊपर वाले ने दे दिया। ये गिफ्ट है ना, सजा के रूप में मिली है, हुक्म। ये जो ऑर्डर था ना ऊपर वाले का, ये हमें सजा मिली है। कहीं ना कहीं इससे भी भयंकर सजा हमें मिल सकती है। मैं यही बात करना चाहता हूँ। आज हमें दर्द समझना पड़ेगा। कभी हम कहते हैं उनके लिए ट्रेनें चलेंगी, कभी हम ट्रेनें बंद कर देते हैं। अरे हमें तो अपने बच्चों को कोटा से लाना था, हम अमीर थे, हम ले आए, तोड़ दिया लॉकडाउन। शायद जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, मोदी साहब ने लॉकडाउन किया और योगी साहब ने लॉकडाउन को तोड़ने के लिए सबसे पहले कोटा से अपने बच्चों को इंपोर्ट कर दिया। बच्चे ठीक है, बच्चे थे, आने चाहिए थे घर। तो मजदूरों ने क्या कसूर किया था? उनका मन नहीं करता अपने माँ बाप के पास जाने को? एक तरफ तुम इस महाबीमारी का इतना बड़ा हवा बना दिया कि आज फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको तुम सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से पुकार रहे थे, कृपा करके इस नाम को भी बदल दो। इतना हवा खड़ा करा हमने कि अब सब डर चुके हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग से भी बड़ी हमारे मन के अंदर बात आ चुकी है कि शायद किसी और कारण से भी कुछ ना हो जाए। हम सब अपने घरों में मरना चाहते हैं, इसलिए वो गरीब आदमी भी इस घड़ी के अंदर अपने घर जाना चाहता है। तो उनका प्रॉपर इंतजाम करके मन की बात करो। मोदी जी आज मन की बात करो, गरीबों से करो,
वक्त है आज सड़क पे चलता हुआ मजदूर मन की बात कर रहा है आपके साथ। मैं रोज टीवी चैनलों पर यही देख रहा हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं रवीश का, एनडीटीवी का, क्योंकि चैनल इधर उधर भटकते हुए हैं, लेकिन वो कमाल एनडीटीवी, सही वक्त पर सही डिसीजन। ऐसे चैनलों को आप आगे लेके जाओ। देखो कौन जहर उगल रहे हैं, कौन प्यार बांटना चाहते हैं। देश को जरूरत किस चीज की है, सृष्टि को जरूरत किस चीज की है, हम क्या सबक सीखे हैं अभी तक। हम ऊपर उठें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के वितकरे से ऊपर उठें। हम ऊंची और छोटी जात इसको छोड़कर ऊपर उठें। हम पॉलिटिकल, चाहे बीजेपी है, चाहे बीएसपी है, चाहे कांग्रेस है या और कोई पार्टी है देश की, सब इकट्ठे होके उनके स्कॉलर इकट्ठा सोचना शुरू करें। अरे बचोगे तो फाइट कर लेना बाद में, क्या हुआ अगर हमारी जीडीपी 0 से भी नीचे हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक दूसरे को खिला सकते हैं। बहुत पावरफुल देश है हमारा, कोई कमी नहीं है इस देश के अंदर, अन्न की कमी नहीं है, रोटी कपड़े मकान की कमी नहीं है। जो हमने और साधनों के पीछे भाग पड़े हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमें खराब कर दिया है, सृष्टि को खराब कर दिया है। हमें विकास चाहिए, पर विकास के नाम पर पहले वाली पोल्यूशन नहीं चाहिए। वातावरण शुद्ध चाहिए अगर हमने बचना है। सृष्टि को पेड़ चाहिए, जंगल कटने नहीं चाहिए। पहाड़ों को मत खोदो खाद्यान्न के चक्कर में। हमने सारी धरती को खोखला कर दिया है। हमारी मानसिकता विकास के चक्कर में कहीं ना कहीं गलत तरफ जा रही है। विकास करना है, अच्छे गुणों का विकास करो। मजहबों में बटे हुए मैं देश के धार्मिक नेताओं को टास्क दे रहा हूं मन की बात में कि प्यार बांटो, नफरत नहीं। अपने धर्म की फिलॉसफी को ऐसा खड़ा करो कि जिससे सच्चाई सामने आए, बटने वाली बातें सामने ना आए। हमने अंधविश्वास दिया है धर्म के नाम पर, उस अंधे विश्वास को खत्म करना पड़ेगा। जब कोई दुविधा आती है, हमारी पुजारी श्रेणी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी की बात कर रहा हूं मैं, पुजारी श्रेणी जहां से उनकी रोटियां चलती हैं, जहां से उनकी घर की सारे साधन चलते हैं, उन्होंने गलत फिलॉसफी दी कि कर्म कांड करो और परमात्मा तुम्हारे सारे काम ठीक कर देगा। अरे कोरोना को भगाओ ना आप, क्यों साइंस की शरण में आए हो, ज्ञान की शरण में आए हो? अब तो समझो, अपने धर्म की फिलॉसफी को सही तरीके से पेश करना समझो। अंधविश्वास मत बांटो, सही ज्ञान दो। अगर कोरोना को भगाना है तो अच्छे साइंटिस्ट ही भगा पाएंगे, हमारा अंधविश्वास नहीं भगा पाएगा। अब भी हमारे धार्मिक काका धर्म की फिलॉसफी को कोरोना के साथ जोड़कर इस तरीके की डोज देनी शुरू कर दी है कि ऊपर वाले ने भेजा है। अरे ऊपर वाले ने थप्पड़ भेजा है आपको, सुधर जाओ।
तो ऊपर वाले ने ये भी भेजा है कि मैं धार्मिक स्थलों से आपको ठीक नहीं होने दूंगा। मैं साइंस के तरीके से ही कि इसका कोई ना कोई उपाय आपके सामने लाऊंगा, कोई ना कोई वैक्सीन लाऊंगा। समझें साइंस को, कुदरत को समझें, अपनी भावनाओं को बहकने ना दें। मैं भी किसी न किसी धर्म में आस्था रखता हूँ, किसी न किसी मजहब में, लेकिन मेरे बाबे नानक ने साइंस को पीछे नहीं छोड़ा। साइंटिफिक वे में हमें सारी चीज़ों का उपाय करने की रास्ते दिए हैं। पर हमारा पुजारी वर्ग जो है ना, वो हमें अंधविश्वास देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का, किसी का थोड़ा, किसी का ज़्यादा। ये उनके लिए भी चैलेंज है, वो भी समझें, वरना ये आने वाला वक्त है ना, माफ़ नहीं करेगा। और हम सब भारत के लोग इकट्ठे हों, इकट्ठे सोचना शुरू करें। और ये पॉलिटिकल पार्टियों को भी चैलेंज है। देश जिसको जिताना चाहेगा वो सब देख रहा है, उसको आने वाले वक्त में जिता देगा। अब संभालो, एक दूसरे का साथ दो। डिबेट होनी चाहिए सच के ऊपर। गरीब को कैसे संभालना है, मजदूर को कैसे संभालना है। मजदूर के साथ भी अब तुम, एक तो मजदूर अब काम करने को ही तैयार नहीं है, तुम कहते 12 घंटे काम करें। तुमने निराश करके मजदूर को घरों में भेज दिया है, और जाने वाले हैं। तुम्हारी फैक्ट्रियों पे ताले ना लग जाएं, इसलिए उनको और सुविधाएं दो। उनके हक पर डाका मत मारो। ये वक्त उनको सही जानकारी देने का था, हमने सही जानकारी नहीं दी, हमारी नीतियां सही नहीं थी। अब डॉक्टर भी कह रहे हैं, अब बुलेटिन रोज आता है ना, तो अब कहते हैं हम रोज सीख रहे हैं और सीखते चले जा रहे हैं, और जैसा जैसा अनुभव हो रहा है वैसी वैसी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं जो पहले से भिन्न हैं। अब टेस्ट भी कोरोना के 2 के बजाय 1 कर दिया है, जब वो ठीक हो जाएगा। 14 दिन के भी 7 दिन कर दिए हैं। कहीं ना कहीं जो हमने डर पैदा करा था, उसको डर दूर करने के लिए, या इतने डर की ज़रूरत नहीं थी, ये महसूस होने लगा है हमें। पर अब जब कर दिया था तो उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। मन की बात में अपने मजदूर भाइयों को समझाना पड़ेगा कि भाई डरो मत, इसके साथ जीना है, इससे मुकाबला करना है, फिजिकल डिस्टेंस रखनी है। बस हाथों की सफाई करनी है, या जो भी साइंस के हिसाब से हमें हमारे स्कॉलर, हमारे डॉक्टर्स वो बताएं, वो चीज़ें हमने चालू करनी है। पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहिए। आज एक दूसरे के ऊपर हम जो लानते लगाते हैं कि तेरी स्टेट में ये हो रहा है, तेरी में ये हो रहा है। अरे मजदूर वहाँ से भाग दिए तो तेरी में से भी तो भाग रहे हैं। अरे मार दिया तुमने मजदूरों को भगा भगा के। अरे 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए ट्रेनें चला दी होती, आराम से जाने देते उनको, बेचारों को दूर दूर बैठा देते ट्रेनों में। काहे के लिए टिकटें लगा दी तुमने? देश के पास बहुत पैसा था, वैसे ही बैठा के भेज देते उनको, वहाँ पे जाके चेकिंग हो जाती, जो भी तुमने करना था। क्या मजदूर को नहीं पता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेरे लिए ज़रूरी है? पर हम मन की बात में उनको समझा नहीं पाए। मोदी जी, आप आओ, मन की बात करो, देश के
हर छोटे बड़े वर्ग के साथ फैक्ट्रियां, स्मॉल स्केल वाले वो भी तड़फे पड़े हैं। कहाँ से ब्याजें, इंटरेस्ट भरेंगे, कहाँ से भरेंगे ईएमआई, जिन्होंने मकान ले रखे हैं। आपने तो बोल दिया कि मजदूरों को पैसा दे दो, पर पैसा देने के लिए उनके खाते में भी कुछ डाल दो। बैलेंस बात की करने की जरूरत है। मजदूर को फैक्ट्री मालिक की तरफ भी देखना पड़ेगा और फैक्ट्री मालिक को मजदूर की तरफ भी देखना पड़ेगा। भाई समझना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ गले लगाना पड़ेगा, एक दूसरे की मन की बात को समझना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जब किसी के पास होगा नहीं तो देगा कहां से। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई चीज बिकने वाली भी नहीं है कि बेच के दे देगा। मोदी जी, आपका नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपसे इस देश को उम्मीदें हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, इसने आपको गद्दी पे बैठाया है। और बाबे नानक की बाणी में आता है, तख्त बहे तख्ते के लायक। ये देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जो तख्त के लायक है उनको तख्त पे बैठाना चाहिए। अगर ज़्यादा गलतियां करोगे तो देश की जनता बख्शेगी नहीं आपको आने वाले टाइम में। आप अपनी गलतियों का सुधार भी करो, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी जहाँ जहाँ गलतियां हो रही हैं। मन की बात में कहीं सारा गुस्सा मेरे ऊपर मत निकाल देना, गरीब आदमी पर। मोदी जी, सच्चाई से भागना नहीं, सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा। ऊपर उठो। इस देश में संवैधानिक तरीके से सब इकट्ठे रहना है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग आपसे बेनती करते हैं मन की बात में कि सारे सिस्टम को, नीतियों को आने वाले वक्त में सही तरीके से, सबका सहयोग लिए बिना सही तरीका नहीं हो पाएगा। हर पार्टी के स्कॉलर्स के साथ बैठ के समस्याओं का समाधान करो। और मैं सभी पार्टियों से निवेदन करता हूं कि इस वक्त बिना किसी पॉलिटिकल फायदे नुकसान को सामने रखते हुए एक दूसरे का साथ दें। चाहे वो किसी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार है, चाहे देश में किसी की सरकार है किसी पार्टी की, हमें आज एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। और विकास को किस दिशा की तरफ ले जाना है, गलतियों की तरफ, पोल्यूशन बढ़ाने की तरफ, या स्वच्छ भारत की तरफ, ये आपने सोचना है, सबने मिल के सोचना है। सो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मन की बात में जो मैंने सबके साथ करी, मुझे माफ़ कर देना कहीं मेरी कोई किसी कैलकुलेशन के हिसाब से कोई झटका लग गया हो कि 54,000 रोज़ मरते हैं। हाँ भाई, 50-54,000 कुछ ना कुछ तो मरते ही हैं, ये कैलकुलेशन तो यही कहती है। पर चिंता मत करो, उससे 10% ज़्यादा पैदा भी होते हैं, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर 54,000 मरते हैं तो 60,000 पैदा भी हो रहे हैं। कोई पॉपुलेशन कम नहीं होने वाली है हमारी। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसका हम सामना ना कर सकें, जिसको हरा ना सकें। उसे भी हरा लेंगे। हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर भाई लगे हुए हैं, उसका जल्दी उपाय करेंगे। हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमें स्वच्छ नीतियां बनाने की ज़रूरत है, अच्छे तरीके से समझाने की ज़रूरत है। एलिगेशंस ज़्यादा लगाने बंद कर दिए जाएं कुछ टाइम के लिए, और हो सके तो हमेशा के लिए एलिगेशंस को छोड़ दो। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करो और धार्मिक
लोगों के ऊपर जो आका हैं उनके ऊपर बड़ा बड़ा चैलेंज है। अंधविश्वास को फैलाना बंद कर दो। तुम्हारे अंधविश्वास की वजह से भी बहुत कुछ गलत हुआ है देश में, संसार में। अब वक्त सच के साथ जीने का है, सृष्टि को नई दिशा देने का है, सही विकास की तरफ ले जाने का है, विकास के सही मायने समझने का है कि विकास के सही मायने हैं क्या। क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां सही विकास का मायने है, या हमारी अच्छी तंदुरुस्ती सही विकास का मायने है? हमें समझना पड़ेगा और समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सभी देशवासियों का, मेरी भारत माता का। मैं भी भारत माता का सपूत हूँ। किसी को मेरी कोई बात कड़वी लगी हो, प्लीज़ माफ़ कर देना। हम सपूत हैं भारत माता के, और सपूत बनकर आगे चलना चाहते हैं सभी, तो सभी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।